हेलो फ्रेंड्स। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वर्टेक्स ग्रुप पर। तो जैसा हम स्टार्ट कर रहे थे कि यूपीएससी एपीएससी का फ्री पेड कोर्स जो हमारा चल रहा है उसमें क्लास 3 है। कल क्लास हो नहीं पाई थी, मैंने इसलिए कल मैं नोटिफिकेशन के लिए आपको क्लियर करा था। और मुझे देखिए बहुत से स्टूडेंट्स का रेस्पॉन्स बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट लगा है, बहुत ब्रिलियंट, बिल्कुल ब्रिलियंट लगा है मुझे, क्योंकि उन्होंने जो एक कागज़ सर आप बस पढ़ाइए, क्योंकि अगर आप में पढ़ने का जुनून होगा ना तो आप अपनी प्रिपरेशन पर ज़्यादा फोकस करेंगे, बजाय इसके कि नोटिफिकेशन कब आएगी, रिज़ल्ट कब आएगा, कब रिक्रूटमेंट होगा, कब ज्वाइनिंग होगा। तो सभी जो स्टूडेंट्स थे जो मेरे से कह रहे थे कि सर आप पढ़ाई, बहुत ब्रिलियंट मुझे रेस्पॉन्स लगा। और मैं बिल्कुल उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन अभी से करना चाहूँगा कि अभी से आप मान कर चलिए, हाँ दे तो आप अभी से सिलेक्ट हो गए, क्योंकि आपने ये दिखाया कि हमें पढ़ना है। और यही चीज़ मेन होती है। एक जो मैं बताता हूँ आपको, जो दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। देखिए स्टूडेंट वन स्टूडेंट एक ये किस तरह के होते हैं, नोटिफिकेशन कब आएगी, कब आएगी, कब एग्ज़ाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, ये केवल यही में रहता है। ये जो सेकंड टाइप के स्टूडेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, इन्हें केवल प्रिपरेशन पर फोकस होता है। इन्हें पता है नोटिफिकेशन तो एक न एक दिन आनी है, रिजल्ट तो एक न एक दिन आना है, ज्वाइनिंग तो एक न एक दिन होनी है। तो ये यहीं पर फोकस रखते हैं और ये सिलेक्शन ले जाते हैं, और ये फिर अगले साल यही करते हैं, कब नोटिफिकेशन आएगी, कब एग्ज़ाम होगा। तो इसीलिए ये इस तरह के जो स्टूडेंट्स मेरे से जुड़ रहे हैं, मुझे ये बहुत एक तरीके से, मुझे एक मेरे चैनल के लिए भी और सबके लिए भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ज़्यादा देर नहीं लूँगा आपकी, जिस टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे थे उसे ही स्टार्ट करेंगे। लास्ट हमने करा था एग्रीकल्चर इन इंडिया, जो कि हमारा फिनिश नहीं हुआ था, तो हम आज उसी को स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसा आपसे कहता हूँ, कंटेंट पसंद आता है या चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन चैनल वर्टेक्स ग्रुप। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जो हमारा ऑयल सीड्स है उसको हमने बोला था येलो रेवोल्यूशन। अब क्या है, द प्रोग्रेस इन इंक्रीज ऑफ फिश प्रोडक्शन। फिश प्रोडक्शन में जब इंक्रीज होगा तो उसको हम क्या नाम देंगे, ब्लू रेवोल्यूशन। अभी हमारे सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स चल रहे हैं, जो कॉमन क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं। इसके अलावा असम इज़ द बिगेस्ट टी प्रोड्यूसर इन द कंट्री। बिगेस्ट टी प्रोड्यूसर कंट्री हमारे देश का कौन सा स्टेट है, असम है वो। उसके अलावा इंडिया रैंक 6th इन वर्ल्ड कॉफ़ी प्रोडक्शन। पूरे दुनिया के कॉफ़ी प्रोडक्शन में इंडिया रैंक 6th है। इंडिया रैंक्स 5th इन द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉफ़ी। देखिए पैदा करने में कॉफ़ी को इंडिया 6th नंबर पे है, लेकिन एक्सपोर्ट करने में वर्ल्ड में इंडिया इज़ ऑन द 5th पोजीशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, नोट्स में उम्मीद कर रहा हूँ आप बना रहे होंगे। इंडिया रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन। देखिए गन्ने की खेती में इंडिया नंबर 2 है पूरे वर्ल्ड में। फर्स्ट पर कौन है, तो ब्राज़ील रैंक्स नंबर 1। उसके अलावा क्यूबा, आपने सुना होगा, क्यूबा कंट्री है एक अलग, जिसकी कैपिटल है हवाना। जो एक शायद आपको याद हो, बॉलीवुड की मूवी थी एक था टाइगर, तो उसमें एक सीक्वेंस था जहाँ सलमान खान और कैटरीना कैफ का एक सॉन्ग था, वो यहीं शूट हुआ था। तो क्यूबा क्या है, क्यूबा इज़ नोन एज द शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए क्यूबा में तो शुगर की नुकता नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ जो शुगर बनाई जाती है वो बीट रूट से बनाई जाती है, इसलिए क्यूबा को शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, क्योंकि बीट रूट सबसे ज़्यादा क्यूबा में मिलता है। अब शुगर बाउल ऑफ इंडिया बोलें तो हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश, यूपी में बोलते हैं शुगर बाउल ऑफ इंडिया यूपी को। और यूपी में भी मेनली बात करूँ तो वेस्टर्न यूपी में ज़्यादा इसकी खेती होती है शुगर केन की। क्योंकि एक मैंने यूपी जी के क्वेश्चन देखा था, उसमें पूछ रहे थे 4 डिस्ट्रिक्ट्स के नेम थे कि अब जो शुगर बाउल है यूपी का, वो इनमें से हम किस डिस्ट्रिक्ट को कह सकते हैं। तो उसमें एक डिस्ट्रिक्ट थी, शायद वेस्ट यूपी की थी, मुजफ्फरनगर थी शायद, या मुजफ्फरनगर ऐसी थी, तो वो आंसर था उसमें। यूपी जी के क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता शायद किसी एग्ज़ाम में आया नहीं आया। आगे देखते हैं। अब देखिए मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया, आपको पता होगा 3 तरह की क्रॉप्स होती हैं, खरीफ, रबी और जायद। तो पहली क्रॉप्स हमारी खरीफ क्रॉप्स, सोन इन जुलाई, यानी जुलाई में बोई जाती है, हार्वेस्टेड इन अक्टूबर, अक्टूबर में कटाई होती है। कौन कौन सी होती हैं, राइस यानी धान जिसे बोलते हैं, ज्वार बाजरा, मेज़ यानी मक्का, कॉटन, शुगर केन, सोयाबीन, ग्राउंडनट। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया। अब देखिए राबी क्रॉप्स, तो राबी क्रॉप्स क्या है, अक्टूबर में बोई जाएंगी, हार्वेस्ट करी जाएंगी मार्च अप्रैल में। इसमें क्या है, वीट है, बार्ली है, ग्राम है,
तूर है, रेप सीड है, मस्टर्ड है। ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स होंगे राबी क्रॉप्स के। इसके अलावा देखिए एक तरह की क्रॉप्स होती हैं ज़ैद क्रॉप्स, जो बोई जाती हैं मार्च से जून में। देखिए इनकी कटाई नहीं होती है। मैं बताऊँ कौन सी होती है। जैसे आपने देखा होगा हर साल गर्मियों के टाइम में आपने नोटिस करा होगा अप्रैल मई जून में सबसे ज़्यादा आप घर में या उसमें भी क्या देखते हैं, तरबूज बहुत मिलता है, खरबूजा बहुत मिलता है, तोरई की सब्ज़ी जो होती है, कहीं उसे तुरई बोलते हैं, कहीं तोरई बोलते हैं, लौकी होती है। ये सारी चीज़ ऐसी जो वेजिटेबल्स होती हैं जिनके अंदर अब पानी मिलता है, मतलब वाटर उनके अंदर मैक्सिमम क्वांटिटी में रहता है, ऐसी क्रॉप्स होती हैं ज़ायद क्रॉप्स। तो इनकी कटाई तो नहीं होती नहीं, जैसे तोरई होती है, लौकी होती है, उसकी बेल होती है। ऐसे ही और जैसे फ्रूट्स में बात करें, वाटरमेलन हुआ, मस्क मेलन, ये सारे आपको मिलेंगे इसी टाइम में। क्योंकि जून के बाद आपको नहीं दिखेगा, शायद मई जून के बाद का आपको कहीं खरबूजा मिल रहा है। ये आपको गर्मियों में जो स्टार्ट होती हैं, गर्मी से रिलेटेड मैं नॉर्थ इंडिया से लिंक करूँगा, जैसे साउथ इंडिया में भी उसी टाइम मान लीजिए, वेस्टर्न और ईस्टर्न में भी। तो ये मार्च से जून के महीने में आपको ये ज़्यादा मिलते होंगे, आसपास आप भी नोटिस करते होंगे। दे इंक्लूड वाटरमेलन्स, वेजिटेबल्स, मूंग एक्सेट्रा। इसके अलावा देखिए कुछ लैंड रिफॉर्म्स के प्रोग्राम इंडिया में स्टार्ट करे गए। तो उसमें देख के आता पहला, एलिमिनेशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, यानी बिचौलियों का अंत कर दिया गया। लैंड यानी बिचौलिए जो, जैसे कोई मुझे अपनी फसल किसी को बेचनी है तो मैं डायरेक्ट उसको बेच पाऊँगा, बिचौलियों के थ्रू नहीं। तो दूसरा था टेनेंसी रिफॉर्म्स। उसके अलावा डिटर्मिनेशन ऑफ सीलिंग ऑफ होल्डिंग्स पर फैमिली, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। तो आइए इन्हें डिटेल में जानते हैं। देखिए कुछ मीजर्स ऐसे भी लिए गए जिससे बेटरमेंट हुआ फार्मर्स का, जैसे रेगुलेशन ऑफ टैक्स, टैक्स को रेगुलेट किया गया, नहीं ज़्यादा नहीं कम, रेगुलेट किया गया, मतलब कब तक आपको पे करना है, कितने पर कितना परसेंट देना है, वो सब। सिक्योरिटी फॉर द राइट्स ऑफ फार्मर। अब जैसे फार्मर के कुछ राइट्स हैं जिनको, मान लीजिए कि फार्मर्स की फसल ख़राब हो जाती है, जैसे आज के टाइम में तो बहुत सी प्रधानमंत्री काफ़ी अच्छी योजनाएं चल रही हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और बहुत सी योजनाएं हैं। तो उनके तहत क्या है, फार्मर्स को अपनी जो फसल बर्बाद होती है उसके भी दाम मिल जाते। तो ऐसे ही जब शुरुआत हुई थी तो वहाँ भी ये ध्यान रखा गया था कि फार्मर के राइट्स के लिए भी एक सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसके लिए भी उसे मतलब एक तरीके से मदद दी जाए कैसे भी, तो सिक्योरिटी होनी चाहिए। उसके अलावा राइट ऑफ लैंड ओनरशिप फॉर द फार्मर्स। अब फार्मर है, अब मैं मान लीजिए आप किसान हैं, मैं किसान हूँ, तो हमारा एक राइट होना चाहिए कि ये ज़मीन हमारी, तो उसकी हमारी ओनरशिप होनी चाहिए। तो ये भी मीजर्स थे जो इफ़ेक्टिव हुए बेटरमेंट ऑफ फार्मर्स के लिए। अब देखिए फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग, मेनली, ये रो नहीं है, मेनली 2 है, TWO गलत हो गया टाइप। मीजर्स वन टेकन, पहला कौन सा, लैंड सीलिंग, दूसरा चकबंदी। अब जानते हैं देख क्या है। तो लैंड सीलिंग क्या है, लैंड सीलिंग डिटरमाइंस द मैक्सिमम लैंड विच कैन बी हेल्ड बाय फार्मर, होल्डिंग मोर देन दैट एरिया विल बी लीगल। अब लैंड सीलिंग से क्या आप स्टेटमेंट से समझ होंगे, मैक्सिमम लैंड, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन जो एक किसान अपने पास रख सकता है, यानी वो इतने का मालिक हो सकता है, उससे ज़्यादा होल्ड करने पर वो इलीगल होगा। दूसरा, चकबंदी ऑफ लैंड मीन्स टू एग्रीगेट द डिवाइडेड एंड ब्रोकन लैंड। चकबंदी जैसा आपने सुना होगा कि चक उधर होते हैं, जैसे किसी फार्मर का खेत इधर है लेकिन उसका चक उधर है, तो वो थोड़ा डिवाइडेड एंड ब्रोकन लैंड, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है कि आपका इतने से इतना है, आपका इतने से इतना है, तो एक तरीके से चक काट दिए जाते हैं, जिसके लिए पटवारी और ये सब लगते हैं गाँव में। ये आपने सुना होगा इस चीज़ में, और आपको मेरे से शायद बेहतर इस चीज़ में पता होगा। तो लैंड सीलिंग और चकबंदी ये भी दो इफ़ेक्टिव थे। देखिए अब आपने सुना होगा स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स, ये क्या होते हैं, यहाँ से आपको क्लियर होगा। देखिए द लैंड विद इन एरिया लेस देन 1 हेक्टेयर, जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम की लैंड है। अब आप मुझे बताएंगे 1 हेक्टेयर में कितना एरिया होता है, 1 हेक्टेयर का कितना है, तो 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है एरिया। इज कॉल्ड मार्जिनल लैंड होल्डिंग। मार्जिनल कौन होता है, जिसपे 1 हेक्टेयर से कम होता है। 1 से 4 हेक्टेयर तक जिसपे एरिया होता है वो स्मॉल लैंड होल्डिंग। एंड द लैंड विद इन एरिया मोर देन 4 हेक्टेयर, जिसपे 4 हेक्टेयर से ज़्यादा होता है उसे लार्ज लैंड होल्डिंग मिलते हैं। यानी अगर फार्मर्स का अपडेट डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो मार्जिनल फार्मर जिसपे 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, स्मॉल लैंड फार्मर्स यानी जिस पे 1 से 4 हेक्टेयर तक ज़मीन है, और जिस पर 4 हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीन है वो होते हैं लार्ज फार्मर्स। ठीक है, जैसे आपने योजना सुनी होगी प्रधानमंत्री की, जो साल में 6,000 रुपये किसानों के लिए आते हैं, तो वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए होते हैं जिन पर ज़मीन कम है। उनका कोई सिस्टम है कि 10 बीघा या 5 बीघा से कमी जिस पर ज़मीन कम है
उसके ही बैंक अकाउंट में पैसे जाएंगे, तो वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स पर ही लागू होती है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे चकबंदी। तो चकबंदी वाज इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन द ईयर 1920 इन बड़ौदा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे याद है यूपी का था, उत्तर प्रदेश लेखपाल का एग्ज़ाम था, तो उसमें ये सवाल आया था कि चकबंदी को सर्वप्रथम भारत में कहाँ लागू किया गया था। तो उसमें स्टेट्स के ऑप्शन थे। अब बहुत सौ ने क्या सोचा, यूपी का एग्ज़ाम है तो शायद यूपी हो, तो उसमें ऐसा था यूपी था, गुजरात था, और शायद मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये 4 ऑप्शन थे। यूपी गुजरात तो थे, मध्य प्रदेश भी था, शायद चौथा राजस्थान ही था। तो ये ऑप्शन थे। अब राइट आंसर क्या होता, बड़ौदा कहाँ है? तो बड़ौदा तो गुजरात में है ना, जिसे वडोदरा भी कहते हैं, बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन भी सुनी होगी। तो वो ईयर 1920 में बड़ौदा में आया। और उसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन वाज स्टार्टेड इन द थर्ड 5 ईयर प्लान। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी? तो थर्ड 5 ईयर प्लान में ग्रीन रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया गया था। और एक चीज़ और, मोस्ट पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज ऑन व्हीट। गेहूँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट आ रहा था, पॉजिटिव इफेक्ट ग्रीन रेवोल्यूशन का। 500% तक इंक्रीज़ हो गया था क्रॉप प्रोडक्शन। अब लगाइए 500%, यानी 100 रुपये की लागत आपने लगाई तो 600 की कमाई, क्योंकि ये 500 जब भी परसेंट बनेगा, इतने आपने प्रॉफिट कमाया। 100 रुपये के गेहूँ मतलब बोने पर आपको 600 रुपये तक का मुनाफा हुआ। तो आप कितना हमें इंक्रीज़ इन क्रॉप प्रोडक्शन, क्योंकि अब जब क्रॉप प्रोडक्शन में इंक्रीज़ होगा तो यानी ज़्यादा बिक रहा है, इसलिए क्रॉप प्रोडक्शन में इंक्रीज़ होगा। तो मोस्ट पॉजिटिव इफेक्ट ग्रीन रेवोल्यूशन का होता है वीट पर, हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन का जब। उसके अलावा ऑर्गेनाइज सोर्स कौन सी होती है एग्रीकल्चर फाइनेंस की? कोऑपरेटिव कमिटीज़, कोऑपरेटिव बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एंड द गवर्नमेंट। अब देखिए जिनको नहीं पता हो, कोऑपरेटिव कमेटी क्या होती हैं, ये जो सहकारी संस्थाएं होती हैं, कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक, कॉमर्शियल बैंक्स जो नॉर्मल होते हैं, आपने सुना होगा कमर्शियल बैंक्स, जैसे ये पीएनबी के नए सब, रीजनल रूरल बैंक जो आरआरबीज होते हैं, ग्रामीण बैंक, और उसके अलावा गवर्नमेंट। कोऑपरेटिव क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड फर्स्ट टाइम इन 1904। अब तो इस तरह की कोऑपरेटिव संस्थाएं, क्रेडिट संस्थाएं कब शुरू हुई थी पहली बार? तो 1904 में ये शुरू हुई थी। इसके अलावा प्राइमरी कोऑपरेटिव कमिटीज़ प्रोवाइड क्रेडिट। देखिए प्राइमरी जो होती हैं इसमें भी अलग अलग तरीके होती हैं, प्राइमरी, स्टेट, अर्बन। तो वो प्राइमरी कोऑपरेटिव कमिटीज़ जो होती हैं वो शॉर्ट पीरियड के लिए ही पैसा देती हैं, यानी लोन के तौर पर जो पैसा देती हैं वो शॉर्ट पीरियड के लिए देती है, मान लीजिए 5 महीने, 6 महीने, मैक्सिमम 1 साल। तो ये होता है प्राइवेट कोऑपरेटिव कमेटी जो शॉर्ट पीरियड के लिए आपको पैसा प्रोवाइड करती हैं। उसके अलावा स्टेट कोऑपरेटिव, स्टेट है ये, टी होगा इसमें बीच में, यार शायद 2-3 मिसप्रिंट हो गए, स्टेट है। स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स प्रोवाइड क्रेडिट फॉर लॉन्ग पीरियड। अब जो स्टेट, जो सरकार, जो होती हैं हमारे राज्य सहकारी एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक जो होते हैं, वो ही पैसा देते हैं लॉन्गर पीरियड के लिए, यानी ज़्यादा समय के लिए वही लोन पर पैसे दे सकते हैं। उसके अलावा लैंड डेवलपमेंट बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर 1919। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए आज के टाइम में तो एक नाबार्ड बैंक बन गया है कृषि से रिलेटेड, जो डेवलपमेंट से, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, लेकिन पहले था लैंड डेवलपमेंट। तो लैंड डेवलपमेंट बैंक था पहले, और वो कब स्टार्ट हुआ था? तो वो था हमारा एस्टेब्लिश्ड इन 1990 इन द फॉर्म ऑफ लैंड मॉर्टगेज बैंक। इस फॉर्म में हुआ था क्योंकि उस टाइम हम पे इंग्लिश रूल था, तो इस नेम से था लैंड मॉर्टगेज बैंक। लैंड डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म लोन्स। ये भी क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म, ज़्यादा समय के लिए आपको लोन प्रोवाइड करते हैं लैंड डेवलपमेंट बैंक्स भी। अब देखिए नाबार्ड जो आज की संस्था है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस पर बैंकिंग में, आरआरबी के एग्ज़ाम में, बैंकिंग में, पीओ में। उसके अलावा अभी उसमें सीजीएल में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था 2018 या 19 में, टीयर 1 में। तो इट इज़ द एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ रूरल क्रेडिट। देखिए रूरल डेवलपमेंट के लिए होता है, पहले तो इसकी फुल फॉर्म जानिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। नेशनल बैंक है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए,
इट इज़ द एपेक्स इंस्टीट्यूशन, सब सर्वोपरि इंस्टीट्यूशन है, संस्था है रूरल क्रेडिट के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए सर्वोपरि संस्था है। चेयरमैन कौन है इस टाइम? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। गोविंदा राजुलू चिंताला। कब एस्टेब्लिश्ड हुआ? 12 जुलाई 1982 को ये एस्टेब्लिश्ड हुआ। तो ये 3-4 जो हैं इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो मैं यहीं टिक करना चाहूँगा। इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, एग्रीकल्चर से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, बार बार कह रहा हूँ, बिल्कुल मत छोड़ देना इसको। इसके अलावा कुछ चीज़ और देख लेते हैं। फूड स्टॉक्स। अब देखिए फूड जो भंडारण होता है, जो खाद्य का भंडारण होता है हमारा, खाद्य भंडारण जो होता है वो क्यों करा जाता है सरकार द्वारा? 3 पर्पसेस के लिए। मेंटेनिंग प्रिस्क्राइब्ड बफर स्टॉक नॉर्म्स फॉर फूड। देखिए पहले अगर कभी देश में खाने की कमी पड़ जाए, या ऐसी सिचुएशन कभी इंडिया में आई नहीं लेकिन कभी हो जाए जब खाने की कमी पड़ जाए या नहीं, तो गवर्नमेंट का जो स्टॉक होता है फिर वो मार्केट में सप्लाई के तौर पर जाता है। दूसरा, मंथली सप्लाई थ्रू होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन समझे, जैसे राशन में जाता है जो गरीबों के राशन और उसमें, तो वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आता है, तो मंथली सप्लाई होती है उसके लिए। मार्केट इन्वेंशन टू स्टेबलाइज ओपन मार्केट प्राइजेस। अब धीरे धीरे माल निकलता रहता है तो मार्केट में जो प्राइस की स्टेबिलिटी है वो भी क्या है, बनी रहती है, इन 3 रीजंस की वजह से। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फॉर योर नॉलेज के लिए, क्योंकि बहुत से समझ नहीं पाते कि क्यों करती है सरकार, लेकिन सरकार का करना ही मजबूरी है, क्योंकि राशन में भी उसको देना है, उसे वैसे भी भंडारण करके रखना है कि कभी देश में कोई आपात संकट पड़े तो इसमें से बफर स्टॉक में से हम दे दें, तो इसलिए सरकार को करना पड़ता है। और ये चीज़ कभी कोई देखिए, कोई इसका पॉजिटिव वे में लेता है, कोई नेगेटिव में, लेकिन हालांकि होनी तो पॉजिटिव में चाहिए, नेगेटिव में तो ये नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर ये वाला जो हमारा चैप्टर है एग्रीकल्चर इन इंडिया, ये होता है फिनिश। अभी देखिए मैंने इकोनॉमिक्स अगर मैं आपको बताऊँ तो अभी हमने 1 या 2% इकोनॉमिक्स करी है। 20 से 25 के अराउंड चैप्टर्स हैं हमारे, जिसमें हमने पहला ही चैप्टर कराया है। तो नेशनल इनकम जो हमने फर्स्ट डे पढ़ा था वो तो बहुत छोटा सा टॉपिक था, वो तो एक बेसिक था बिल्कुल, तो वो करा था। अब एग्रीकल्चर इन इंडिया पहला करा है, यहाँ पर पहला चैप्टर फिनिश हुआ। इसमें से वादा करता हूँ आपको, इस एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन अगर इसमें से आता है, एक भी कैसे में से क्वेश्चन पाएंगे इकोनॉमिक्स में से, तो एग्रीकल्चर इन इंडिया में से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं जो कवर नहीं किया हो। MCQ की प्रैक्टिस भी कराएंगे हम, उसमें भी आप देख लेना, प्रीवियस ईयर कराएंगे, जब भी आप देख लेना पूरा जितना पढ़ा है इसमें से बनेगा। तो बस मैं आपसे एक ही उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अपने नोट्स ज़रूर बना के चल देंगे। तो नोट्स बनाकर ज़रूर चल रहे होंगे, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि PDF में देखिए जब प्रोवाइड करूँगा, जब इकोनॉमिक्स का तकरीबन 50% सिलेबस से ज़्यादा हो गया होगा। और जैसे मैंने कहा था कि वीक बाय वीक चेंज करेंगे, तो इस वीक हमने पढ़ा है भी इकोनॉमिक्स, क्योंकि अब कल तो लेक्चर होगा नहीं, मंडे टू फ्राइडे होता है, लेकिन कल मैंने क्लास नहीं ली थी तो सैटरडे में ली थी। तो अब जो हमारा कल ऑफ रहेगा संडे में, तो मंडे से फ्राइडे जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट रहेगा वो हम पढ़ेंगे इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, क्योंकि अभी EPFO के भी एग्ज़ाम में 15 के करीब क्वेश्चन आए इससे। और मेनली वो जो पीरियड था वो गांधीयन पीरियड था, गांधी जी के बाद के पीरियड से ज़्यादा पूछे गए थे, गांधी जी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन थे। तो हम भी स्टार्ट करेंगे मंडे से इसको, कल का आपका ऑफ रहेगा। और यहाँ पर पहला चैप्टर में इकोनॉमिक्स क्लियर कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आ रहे होंगे, और टेंशन मत लीजिए। जो स्टूडेंट बहुत टेंशन ले रहे हैं कि सर आपने एक आध दिन क्लास नहीं ली, तो वो तुरंत कमेंट करने लगते हैं कि सर आपने क्लास नहीं ली। पूरा का पूरा कोर्स कराया जाएगा, पूरा कोर्स कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बस एक चीज़ मांगते हैं आपसे, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट्स शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए फ्री में पढ़ाया जा रहा है। और शायद ऐसा कहीं नहीं हो यूट्यूब के इतिहास में जो पूरा कोर्स आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जाए। तो चलिए मिलते हैं कल के सेशन में, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं मंडे को नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।